मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए अपन विद्युत रसायन टॉपिक की बात करें थे, तो इसमें आज अपन बात करने वाले निर्णय समीकरण के बारे में। तो निर्णय समीकरण से बोर्ड लेवल तथा पीएमटी आईआईटी में बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यूं मानिए ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट समीकरण मानी जाती है। और याद रखिए हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। और लाइक ना भूलिएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं निर्णय समीकरण। तो देखिए सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि निर्णय समीकरण किसके मध्य संबंध बताती है। तो यहां पे आप देखिए कि अपन बोलेंगे कि निर्णयस्थ समीकरण इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघटनों की सांद्रताओं के मध्य संबंध बताता है। यह आपको याद है कि इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन है, इनके मध्य रिलेशन बताता है। अब देखिए यहाँ पर जो विद्युत अपघटन है ये प्रोडक्ट भी हो सकता है और रिएक्टेंट भी हो सकता है, तो इनकी सांद्रता अपन यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए निर्णय समीकरण की जो ओरिजिन, जो इसका जन्म उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो वाल्थर नर्नेस्ट ने एक समीकरण दी थी। यहां पे आप देख सकते हैं कि डेल जी इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो इस समीकरण के आधार पर निर्णय समीकरण का विकास किया गया। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो डेल जी मैंने लिखा है, ये डेल जी क्या है, ये हो जाएगा गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है। और यहां पे जो डेल जी नोट है इसको अपन लिख देंगे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपन ने आर लगाया है, ये गैस कांस्टेंट यानी कि गैस स्थिरांक भी इसको अपन बोल सकते हैं, या गैस नियतांक भी इसको अपन बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो गैस नियतांक का अपन जो वैल्यू लेने वाले हैं वो कितनी लेंगे, तो यहाँ पे 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन वैल्यू अपन ने इक्वेशन में पुट करेंगे। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जो इक्वेशन में अपन पुट करेंगे वो केल्विन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपन 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे, और अपन जानते हैं कि अपन टेम्परेचर केल्विन में निकालेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15। तो इसमें ये वैल्यू पुट हो जाएगी, तो हमारे पास टेम्परेचर का मान कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। ये वैल्यू अपन ने समीकरण में पुट करने वाले हैं। अब देखिए कि डेल जी को अपन लिख देंगे माइनस एन एफ ई, और यहां पे डेल जी नोट इसको लिख देंगे माइनस एन एफ ई नोट। और यहां पे जो क्यू है, ये क्यू को अपन यहां पे लिख देते हैं, ये हो जाएगी अभिक्रिया की लब्धि, अभिक्रिया की लब्धि। यहां पे देखिए अपन ने रासायनिक साम्य में ये पढ़ा है कि अभिक्रिया की लब्धि और जो साम्य स्थिरांक है ये लगभग सेम से ही शब्द है। तो ये जो अभिक्रिया की लब्धि है यह किसी भी स्थिति पर लागू हो सकती है, और जो साम्य स्थिरांक कैसी है, ये केवल और केवल साम्य की स्थिति पे लागू होता है। इसमें ये थोड़ा सा फर्क है, ये जो अभिक्रिया की लब्धि है किसी भी स्थिति पे लागू हो सकती है, और जो साम्य स्थिरांक है ये साम्य पर ही लागू होता है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे कि प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। अब देखिए यहां पे ये वैल्यू अपन इसमें पुट करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि माइनस एन एफ ई, और यहां पे पुट करेंगे तो माइनस एन एफ ई नोट और प्लस आर टी एल एन क्यू। तो ये हमारे पास एक नई समीकरण का निर्माण हो गया है।
आगे देखिए, यदि अपन इस पूरी समीकरण में माइनस एन एफ का भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस एन एफ, यहाँ पे भी देंगे माइनस एन एफ, और इसमें भी अपन भाग देंगे तो माइनस एन एफ। तो आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, एन एफ से एन एफ कैंसिल, और यहाँ पे भी इससे ये कैंसिल, और यहाँ पे आप देखिए हमारे पास इसका नया रूप आ चुका है, E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी एल एन क्यू, और नीचे क्या गया एन एफ आ चुका है। तो हमारे पास एक नई समीकरण जनरेट हो गई है। तो इस समीकरण को आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण है। इसके साथ ही आप देखिए कि यहां पे जो ई है, ई को अपन क्या बोलेंगे, ई हमारा हो जाएगा सेल विभव हो जाएगा, या अपन इसको इलेक्ट्रोड विभव भी बोलते हैं। और यहां पे जो ई नोड है इसको क्या बोलेंगे, मानक सेल विभव। और मानक सेल विभव को अपन क्या लिख देंगे कि ई नोट, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे देखिए यहाँ पे क्या अपन ई नोड को लिख देंगे, ई नोड इक्वल टू मानक सेल विभव। और यहां पे आप देखिए कि जो मानक सेल विभव है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ई नोट इक्वल टू ई नोट, यहां पे कैथोड की वैल्यू अपन पुट करेंगे माइनस ई नोट एनोड की वैल्यू अपन पुट करेंगे। और अपन ये जानते हैं कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो एनोड पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब आप देखिए कि हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। अब इक्वेशन 2 से अपन वापस बात करते हैं। तो देखिए हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी एल एन क्यू, और यहां पे क्या है एन एफ है। तो ये हमारी मेन इक्वेशन आ चुकी है। यहां पे आप पूछेंगे कि एन क्या है, तो अपन बोल देंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, या अपन ये बोल सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें काम में आए, तो ऑक्सीजन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग होगा, और अपचयन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण किया जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे एन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे एफ अपन जानते हैं, एफ है फेराडे, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के आवेश को अपन फेराडे बोलते हैं। और यहाँ पे फेराडे का मान कितना लिखेंगे, एक फेराडे इक्वल टू 96,500 कुलाम, ये वैल्यू होती है। और अपन ये भी जानते हैं कि एल एन इक्वल टू 2.303 log की बेस 10 ये होता है। तो अपन ये पूरी वैल्यू इसमें पुट करने वाले हैं। अब यहां पे आप देखिए कि हमारे पास क्या आ गया, E इक्वल टू ई नोट माइनस, यहां पे जो एल एन की जगह अपन क्या लिख देंगे 2.303 log की बेस 10, और यहाँ पे log की बेस 10, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आर टी, और इसकी वैल्यू अपन 2.303, और यहाँ के log की बेस 10 उसका क्या है क्यू है, और नीचे अपन इसको भाग दे देंगे एन एफ से। अब अपन इसमें जो आर की वैल्यू अपन ने यहां पर लिखी है, आर की वैल्यू 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होती है, ये रख देंगे। और टेम्परेचर अपन कितना रखेंगे 298 केल्विन, इसमें टेम्परेचर पुट करेंगे। और यहाँ पे जो फेराडे है, ये है फेराडे, अपन 96,500 लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास एक नई समीकरण आ जाती है, वो आ जाएगी E इक्वल टू ई नोट माइनस यहाँ पे 2.303
RT log की बेस 10 क्यों, और यहाँ पे NF। तो यहाँ पे देखिए यदि इनकी वैल्यू रख के अपन इनको सोल्व करते हैं तो ये पूरी वैल्यू का हमारे पास मान आ जाएगा E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591, और यहाँ पे log की बेस 10 क्यों, और इसको अपन भाग दे देंगे n के द्वारा। तो ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण आ चुकी है। तो इसको आप याद रखिए, 5 स्टार लगाइए, ये आपकी इंपॉर्टेंट समीकरण है, ये 5 स्टार, और इससे आप अधिकतर क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको आप पोज करके उतार सकते हैं। अब देखिए अपन इसके और रूप देखने वाले हैं, वो रूप अपन देखते हैं कि क्या क्या रूप होते हैं। तो इसको आप उतार लीजिए। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे मैं बात करता हूं इस समीकरण की कि E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591, और यहाँ पे n का इसमें भाग दिया है log की बेस 10 क्यों। तो यहाँ पे देखिए क्यों को अपन क्या लिख देंगे कि Q इक्वल टू प्रोडक्ट की सांद्रता अपोन रिएक्टेंट की सांद्रता। तो क्यों अपन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वैल्यू अपन इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 और n, और यहाँ पे हो जाएगा log की बेस 10 प्रोडक्ट की सांद्रता अपोन रिएक्टेंट की सांद्रता। तो हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यदि हमें सांद्रताओं के पदों में दिया गया है तो ये अपन लागू कर देंगे। लेकिन देखिए निर्णय समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि यहां पे जो मैं बताने वाला हूं अभी वो आप गौर से देखिए। अब देखिए इसका अगला फॉर्मूला क्या आता है कि E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपोन n और log की बेस 10। यहां पे देखिए जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की भांति कौन कार्य करेगा, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की तरफ होता है वो प्रोडक्ट की भांति व्यवहार करता है। तो यहां पे लिख देंगे कि ऊपर वाली धातु की सांद्रता अपोन नीचे वाली धातु की सांद्रता। और देखिए इसको अपने इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन और log की बेस 10। अब आप बताइए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु का ऑक्सीकरण होता है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीकृत होने वाली धातु, और यहाँ पे नीचे वाली धातु का क्या होता है, अपचयन होता है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि अपचयित होने वाली धातु। तो यहाँ पे लिख देंगे कि धातु का ऑक्सीकृत रूप और धातु का अपचयित रूप। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए हैं, आप इनको याद रखिए और आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बताते हैं जिससे निर्णय समीकरण के अधिकतर क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं, या यूं मानिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 85 से अबव क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप गौर कीजिए और मस्त रहिए। यहां पे देखिए ये दुनिया की ऐसी ट्रिक है जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि कौन सी धातु का ऑक्सीजन हो रहा है और कौन सी धातु का अपचयन हो रहा है।
तो यहां पे देखिए मैं बात करूंगा तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको यहां पर दिख रही है, देख सकते हैं। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एनोड की भांति कौन कार्य करेगा, तो अपन बोल देंगे कि एनोड की भांति जिसका एसआरपी मान कम होता है, या अपन बोल देते हैं कि ऊपर वाली धातु या अपन ये बोल देते हैं कि ऊपर वाली धातु है और ये एनोड की भांति कार्य करिए। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो अपन लिख देंगे कि ऑक्सीकृत होने वाली धातु। तो ये एनोड के बारे में तीन सिंपल से पॉइंट है। अब अपन बात करेंगे कि कैथोड की भांति कौन कार्य करती है, यानी कौन सी धातु कैथोड की भांति रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है कि एसआरपी का मान कम होता है, लेकिन विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहां पर एसआरपी का मान बढ़ता है, अर्थात धनात्मक मान की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो बोल देंगे कि अधिक एसआरपी मान वाली धातु और दूसरा यहां पे अपन ने क्या लिखा है कि ऊपर वाली धातु है तो इसमें क्या हो जाएगी, नीचे वाली धातु, लोअर मेटल। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकृत होने वाली धातु, तो यहां पे एनोड पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। हमेशा याद रखिए किसी भी प्रकार का सेल हो, चाहे वह विद्युत अपघटनी सेल हो या अपन बोल देंगे डैनियल गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल हो, इसमें हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है और कैथोड पर ही अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो कैथोड पे क्या होगा, अपचयन होगा। तो अपन लिख देंगे कि अपचयित होने वाली धातु। तो इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकृत रूप कौन सा है, अपचयित रूप कौन सा है। यहां पे जो प्रोडक्ट के रूप में किसको रखेंगे और रिएक्टेंट के रूप में किसको रखेंगे। यहां पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीकृत हो रही है, यानी कि इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता, और यहां पे लिख देंगे अभिकारक की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको आप कहीं पर भी कैसे भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए सेल और टिन +2 अवस्था में जा रहा है और ये टिन की कंसंट्रेशन है, जो ये SN+2 की कंसंट्रेशन है। यहाँ पे जो Pb+2 से Pb0 में जा रहा है और ये इसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है मोलर में। और हमें क्या पूछा है कि ई नोड तथा ई सेल का मान निकालिए, और हमें ई नोड सेल की यानी कि जो अपचयित हो रही है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, और यहाँ पे जो ऑक्सीकृत हो रहा है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया गया है आपके सामने, ये क्वेश्चन है कि टिन SN+2 में जा रहा है, ये इसकी सांद्रता हमें दी गई है, और यहाँ पे देखिए कि Pb+2 से Pb0 में जा रहा है और ये इसकी कंसंट्रेशन है। और हमें क्या पूछा है, इसमें दो क्वेश्चन पूछा है कि एक तो ई नोड सेल निकालिए और एक ई सेल का मान निकालिए। तो अपन पहले ई नोड सेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई नोड सेल का मतलब क्या है, इसको बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक सेल विभव बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा है पीछे, E ई नोड, यहाँ पे किसकी वैल्यू रखेंगे, कैथोड की, और ई नोट एनोड की वैल्यू रखेंगे। अब हमें पता नहीं है कि इसमें यहाँ पे एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो देखिए आपने क्या लिखा है कि कैथोड में देखिए
अधिक एसआरपी मान वाली धातु। और आप देख सकते हैं कि अधिक एसआरपी मान किसका है, इसका देखिए अधिक एसआरपी मान है, तो अपन ये रख देंगे कि -0.13 और इनके बीच में क्या है माइनस। और देखिए एनोड की बाती कौन कार्य करेगा कि जिसका एसआरपी का मान कम होता है। आप देखिए यहाँ पे -0.14 इससे कम है, तो ये वैल्यू अपन यहां पर पुट कर देंगे, तो -0.14 वोल्ट है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 वोल्ट हमारे पास सेल का विभव आ चुका है, और मानक सेल विभव का विभव हमारे पास आ चुका है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, और हमें पता भी चल चुका है कि यहाँ पर कैथोड की बाती कौन कार्य करे। कैथोड की बाती जो लेड, क्योंकि अपन ने इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी है ना, यानी कि ये कैथोड है, तो देखिए कैथोड की बाती यहाँ पर अपन लिख देंगे, ये जो वैल्यू है ये किसकी बाती कार्य कर रहे हैं, ये तो कैथोड की बाती कार्य करते हैं। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से पता लगी है। और यहाँ पे जो टिन है यह एनोड की बाती कार्य करती है। तो इससे हमें यहां से एक अलग बात पता चली कि कैथोड कौन और एनोड कौन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें यह पूछा है, इसको अपन मिटा देते हैं। और अपन यहां पर लगाते हैं E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग की बेस 10 ऑक्सीकृत होने वाली धातु की सांद्रता अपॉन अपचयित होने वाली धातु की सांद्रता। तो ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला था, या अपन इसको यह भी लिख सकते हैं कि यहां पे आप देखिए कि E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग की बेस 10, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आने वाली धातु की सांद्रता अपॉन नीचे आने वाली धातु की सांद्रता। यहां पे आप देखिए कि यहाँ पे जो E0 का मान तो अपन यहां से लिख लेंगे, और N का मान भी हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे देखिए N कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 0 से 2 में गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ है। ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना ही ऑक्सीजन को कहलाता है। और यहाँ पे इसके द्वारा त्यागे इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे जो Pb+2 ग्रहण कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कि 2 इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास n का मान कितना आ गया, n का मान 2 हमें यहां से प्राप्त हुआ है। तो अपन वैल्यू रख देंगे E इक्वल टू E0 का मान कितना रखेंगे 0.01, यानी कि प्लस में 0.01 माइनस 0.0591, और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है, और लॉग की बेस 10। आप देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो 3 धातु है वो लेड से ऊपर आती है। अपन लिखा है कि ऊपर वाली धातु की सांद्रता अपॉन नीचे वाली धातु की सांद्रता। या ऑक्सीजन किसका हो रहा है, अपन यहाँ पे लिखा कि कैथोड पर अपचन होता है, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होती है उसका अपचन होता है। और यहाँ पे एसआरपी वैल्यू किसकी कम है, यहाँ पे एसआरपी वैल्यू इसकी कम है, तो इसका क्या होगा ऑक्सीजन होगा। तो हमें यहां से पता चल चुका है कि ऊपर कौन आता है ये आता है, और नीचे कौन आता है ये आता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन टिन का हो रहा है और अपचयन लेड का हो रहा है। तो अपन ऊपर वाली धातु की सांद्रता यहाँ पर पुट कर देंगे कि 1 मोलर सांद्रता है अपोन नीचे वाली धातु यानी कि टिन की सांद्रता भी अपन यहाँ पर पुट कर देंगे 10⁻³ तो इसको अपन जैसे ही सोल्व करेंगे E इक्वल टू, तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी A इक्वल टू माइनस में यहाँ पे माइनस में 0.08 वोल्ट आ जाती है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो सेल विभव का मान है ये नेगेटिव में, इसका मतलब ये सेल कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो याद रखिए यहाँ पे यदि नेगेटिव में वैल्यू प्राप्त हो रही है तो
शैल काम करता ही नहीं है, अर्थात शैल क्रियाशील नहीं है, क्रियाशील नहीं है। या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि यह अक्रिय है। तो इसको आप याद रखिए और मस्त रहिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। और तब तक मिलेंगे अगली कक्षा में नए जुनून तथा नए जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके।